नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अभी अमेरिका के जो कांग्रेस है उसमें एक बिल पास हुआ है सर्वसम्मति से, जिसे कहना चाहिए, जिसमें तय हुआ है कि 95 बिलियन डॉलर वो अ, जो है ये पैसा यूक्रेन, इजराइल, ताइवान और कुछ और जगहों पे खर्चा किया जाएगा। जिसको कि कहा गया है कि ये वार फंड है। ये इसलिए दिया जा रहा है कि जंग चलती रहे, बंद न हो। इसमें से कहा जाता है कि जो बिल है उसमें ये है कि यूक्रेन को 61 बिलियन डॉलर मिलेगा, इसराइल को 26 बिलियन डॉलर मिलेगा और ताइवान को 8 बिलियन डॉलर मिलेगा। और कुल 8 जो है ना, वो कुल 9 बिलियन डॉलर के करीब, थोड़ा उससे ज्यादा, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए है। गाजा में और दूसरी जगहों पे, वेस्ट बैंक में भी है उसका जिक्र। इस पैसे से मतलब ये है कि अब यूक्रेन की भी वॉर चलती रहेगी और इजराइल में भी चलती रहेगी। ये पैसा भेजा ही इसीलिए जा रहा है कि ये तेल का काम करे, आग और भड़का। इसमें अधिकतर सामान जो है, जो खरीदा जाएगा, वो अमेरिकन जो जो एम्यूनिशन या असलहा बनाने की जो कंपनियां हैं उनके पास जाएगा। वो इसका असलहा बनाएंगी और देंगी, जिससे यूक्रेन में, गाजा के अंदर डेथ और डिस्ट्रक्शन होगा और ज्यादा आने वाले समय। इसकी लेकर काफी चिंताएं भी हैं अमेरिका के अंदर, खासतौर से ये पैसा सब टैक्स पेयर है, वहां की जनता का जो टैक्स है उसका जा रहा है। और इसका समय भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे समय में जा रहा है जबकि अमेरिकन इकोनॉमी वीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और फिर उसके अलावा ये भी है कि इन्फ्लेशन बहुत है, यानी हर चीज की कीमतें बहुत ज्यादा वहां पे हो गई हैं, जिसकी वजह से काफी चिंतित है। और कीमतें ज्यादा होने की वजह से जो है वो इंटरेस्ट रेट भी बैंक्स के बढ़ाए गए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक के जो इंटरेस्ट बढ़ा है उसके चलते हुए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम शुरू में तो आ गई थी बहुत से बैंक्स को, क्योंकि उनको काफी पैसा देना पड़ा। तो फिर उसके अलावा ये भी है कि कंपनीज जो हैं वो वर्चुअली बहुत ही कम इंटरेस्ट पे सरकार, जो बैंक्स हैं प्राइवेट, उनसे लोन लेती थी। ये हाउसिंग लोन, ये सब बहुत कम इंटरेस्ट पे होता था। अब इंटरेस्ट के बढ़ जाने से एक प्रॉब्लम तो ये आ गई कि बहुत सी कंपनीज को चलाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी है कि उसके चलते हुए दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी एक और गौरतलब बात यह है कि ये ऐसे समय में हो रहा है जबकि तेल के दाम बहुत फ्लक्चुएशन है, बढ़ रहा है। हालांकि आज थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ सेंट्स कम हुए हैं, क्योंकि ईरान के जो स्टेटमेंट आ गया कि अब वो अटैक नहीं करेगा, जो इसराइल ने किया था उसका बदला नहीं लेगा। उसके देखते हुए सेंटिमेंट्स थोड़े से स्टेबल नजर आते हैं। और ये है कि बहुत माइनस, लेकिन तेल फिर भी कुछ पता नहीं। अब ये 100 जो 91 बिलियन डॉलर का, 95 बिलियन डॉलर का जो बन जाएगा, तो इससे और युद्ध बढ़ेगा और हो सकता है कि उससे दोबारा यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या वहाँ का रूलिंग पॉलिटिकल एलीट जो है, वो इसके पक्ष में है कि जंग चलती रहे यूक्रेन, ताकि रशिया कमजोर हो। लेकिन देखना यह है कि क्या रशिया कमजोर हो रहा है। रशिया ने तो काफी एरिया जो है, इनका लगभग 20% के करीब की जो इनकी टेरिटरी है यूक्रेन की, उस पर कब्जा कर लिया। ये वो टेरिटरीज है जहाँ पे बड़े बड़े कारखाने हैं, माइंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनमें बहुत से एरियाज में रशियन मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, क्रीमिया हो या दूसरे। क्रीमिया को तो खैर पहले ही लिया था, दूसरी जगहों पे भी। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे पहले से ही वॉर चल रही थी, चाहे डोनेस रीजन हो या दूसरे उससे मिले हुए रीजन हो।
लगातार अटैक हो रहे थे। हालांकि ये तय हुआ था कि इन क्षेत्र को ऑटोनॉमी दी जाएगी, यहाँ पे यूक्रेनियन लैंग्वेज नहीं इम्पोज होगी, सेकेंड लैंग्वेज रशियन रहेगी या और रशियन लैंग्वेज भी रहेगी और उनका कल्चर को भी नहीं। लेकिन जो मिन्स एग्रीमेंट था जिसमें जर्मनी और फ्रांस भी थे, रशिया और उसके बीच में यूक्रेन के, वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों के ऊपर सख्ती से वो वहाँ की सरकार निपटने लगी, जिसके चलते हुए ये प्रॉब्लम आई और युद्ध बाद में बढ़ा। और बहुत से लोगों का मानना यह है जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के हैं, चाहे अमेरिका में भी हो, यूरोप में भी हो, कि रशिया से ये एरिया खाली कराना आसान काम नहीं। रशिया बहुत शक्तिशाली देश है, उसके पास काफी। दूसरी बात ये भी है कि रशियन इकोनॉमी पे असर तो है, सैंक्शंस जो लगे हैं जबरदस्त लगे हैं, लेकिन ये है कि इकोनॉमी जो है उनकी इतनी कमजोर नहीं हुई, क्योंकि वो तेल की सप्लाई लगातार जारी है। तेल की ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी सैंक्शंस नहीं है, इसलिए मार्केट में आ रहे हैं। इंडिया, चाइना और बहुत से देश सस्ता तेल उनसे खरीद रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी चल रही है। फिर दूसरे और भी इकोनॉमी के स्रोत हैं जिससे रशिया काफी कमा रहा है। अब ये देखना है कि दूसरी चीज ये भी है कि क्या ये जो आया है इससे वार चलेगी, इसलिए कि यूक्रेन की आर्मी खुद, उनका कहना यह है कि बिल्कुल बहुत ही कमजोर हो चुकी है, वो एक फाइटिंग फोर्स की शक्ल में नहीं दिखाई देती, वो रशिया के आगे लड़ नहीं सकती। दूसरी बात यह कि अधिकतर जनता, जैसी रिपोर्ट आ रही है यूक्रेन से, वो नहीं चाहती कि ये जंग चले, और चाहती है अमन शांति और बातचीत हो, माध्यम से मसले हल हो। उसका मानना यह है कि ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये जंग हार चुके हैं और जो कुछ भी इस समय हो रहा है वो पश्चिमी देश को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और पश्चिमी देश का जो बेसिक जो उनका वो है जो सोच थी, उन्होंने तो सोचा था कि मुश्किल से कुछ हफ्ते ये जंग चलेगी, रशिया बहुत बड़ा है, रशिया टूट जाएगा, अगर टूटेगा नहीं तो कम से कम पुतिन की जो गवर्नमेंट है ये गिर पड़ेगी और वहां के ऊपर एक रिवोल्ट हो जाएगा पुतिन के खिलाफ, और फिर ये है कि प्रो पश्चिम गवर्नमेंट भी बन सकती है वहां पे। इस तरह की बातें उन्होंने सोची थी, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि पुतिन आज भी वहां पे डटे हुए हैं। हालांकि वहां पे उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जैसे इंडिया या पश्चिमी देशों में, इसलिए कि बेसिकली देखा जाए तो वन पार्टी रूल है क्या है, और रशियंस काफी समय से इसी तरह के सिस्टम्स में जी रहे हैं आदि। तो रशियन को की सपोर्ट पुतिन को दो वजह से, एक तो सबसे बड़ी है कि वहां पे नेशनलिज्म बहुत डीप होती है। उनको लगता है कि पुतिन एक ऐसा रूलर है जो रशिया का जो रशिया का दबदबा था पहले कोल्ड वॉर पीरियड में, वो इसके पीरियड में दोबारा से स्टैब्लिश हो सकता है। हालांकि रशियंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब वो जो सोवियत यूनियन जैसा, सोवियत यूनियन दोबारा से उस तरह की चीजें नहीं बन सकती, और पुतिन भी इस बात को बहुत अच्छा तरह से जानते हैं। उनका कोई, मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का प्लान होगा कि अब किसी और देश को ऑक्युपाई करेंगे उसमें, लेकिन यह है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए काफी फर्म नजर आते हैं। दूसरी बात ये कि नेशनलिस्टों की सपोर्ट उनको हासिल है, और दूसरी तरफ चर्च वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो रशिया का है, उसकी जो क्लर्जी है वो पुतिन को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी जितना सोचा गया था उस तरह से कमजोर नहीं हुई है, इसलिए पुतिन को गिराना मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी बात ये भी है कि यूक्रेन के हालात बहुत खराब है, वहाँ पे उनका बड़े एरिया में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। एज ए स्टेट उसके लिए अगर वार खत्म होती है तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाए, बहुत से लोगों का मानना है। और दूसरी बात ये भी है कि उनके पास पावर प्लांट्स, उनके जो बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इस किस्म की जगहें थी, उनको ध्वस्त कर दिया है रशिया। हालांकि उनके पास एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा है,
समय लगेगा दोबारा से उनको स्टैब्लिश करने। यूथ वहां से अधिकतर कोशिश उसकी ये है कि मुल्क छोड़ के भागने की बात। उसके कई कारण है। एक तो कारण ये भी है कि अगर कोई भी यूथ उसको जो 25 से 60 साल तक की उम्र का है अगर कहीं दिख जाता है तो सेना उसको वर्चुअली किडनैप कर लेती है और ले जाके उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसको मालूम है कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं। इसलिए हर यूथ की कोशिश होती है कि मुल्क छोड़ के जाए, बड़ी मात्रा में वहां से पलायन। ये तो थी यूक्रेन के हालात। और अमेरिका के हालात ये भी हैं कि अमेरिका के हम पहले भी बताया हमने कि उनकी भी इकोनॉमी काफी स्लो है। और अगर ईरान इराक वॉर, ईरान और इजरायली वॉर बढ़ती है और फैल जाती है पूरे रीजन में, हालांकि काफी हद तक तो फैल चुकी है क्योंकि ये जो शिया मलेशियाज हैं वो लगातार लाल सागर यानी रेड सी और इजराइल के ऊपर अटैक कहीं ना कहीं से करते रहते हैं। हिजबुल्लाह का भी जारी रहता है, टिट फॉर टैट वाली पोजीशन है। कभी इजराइल उन पे अटैक करता है तो उसका जवाब वो देते हैं, या वो अटैक करते हैं तो इजराइल करता है। इस तरीके से चारों तरफ अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड है। लाल सागर में भी उनकी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट है, खासतौर से नेवी उनकी, ताकि इसकी गतिविधियों को रोकना, हुती रेबल्स की, मगर उनको मुश्किल हो रहा है। उसके बावजूद वो बराबर अटैक कमर्शियल शिपिंग पे कर रहे हैं वहां से। फिर उसके अलावा ये कि ईरान के चलते हुए पर्शियन गल्फ का जो रीजन है वहां पे उन्हीं ने काफी डिप्लॉय कर रखा है। उनको डर रहता है कि कहीं ईरान ऑयल सप्लाईज को डिस्टर्ब न कर दे, या कहीं कोई ईरान इजराइल कन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगा तो उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल को। फिर उसके अलावा ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी उनको डिप्लॉय करना पड़ा है हिजबुल्लाह से इजराइल को बचाने के लिए। इस तरह से काफी बड़ा डिप्लॉयमेंट है जिसकी ह्यूज कॉस्ट आ रही है। फिर यही नहीं, जो ईरान ने 300 मिसाइल डाले थे इजराइल के ऊपर, उसमें भी अमेरिका और इजराइल का बहुत ह्यूज, उसको रोकने में जो एक्सपेंडिचर आया है वो ह्यूज है, कई बिलियन डॉलर खर्च हुए। इसलिए कि ये जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो जो वहां पे डिप्लॉयड हैं, फिर उसके अलावा जो इजरायली हैं आयरन डोम वगैरह, इसको यूज करने में, प्रोटेक्ट करने में बहुत पैसा लगता है। फिर ये भी है कि उसके बावजूद भी ईरान ने 3 उनके जो मेजर एयरबेस से उन पे अपनी मिसाइल पहुंचा दी है। हालांकि कोई बड़ी क्षति या कोई क्षति इजराइल को नहीं पहुंची। उनका मैसेज जो था, उनका पर्पस जो था मैसेजिंग करना कि हम टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर जंग फैलती है तो ये भी तय बात है कि ईरान बार बार कह रहा है कि वो ऑयल सप्लाईज को डिस्टर्ब कर सकता है। एक चीज और भी है कि ये जंग तो तय हो गया कि इजराइल हमास के ऊपर अपना वार जारी रखेगा और फिर शिया मलेशिया भी उसके समर्थन में लड़ते रहेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये है कि ये बड़ा इसमें पोटेंशियल होता है कि फैलने का डर लगा रहता है। देखना ये है कि क्या इससे कभी कभी कंट्रोल से बाहर सिचुएशन हो जाती है। अगर इजराइल फुल फ्लेज अटैक कर देता है हिजबुल्लाह के ऊपर या कहीं और, तो अमेरिका को भी उसको सपोर्ट में आना पड़ेगा, या ईरान के ऊपर जैसे वो बार बार कहता है। और इजराइल की जो इस समय वहां पे जो गवर्नमेंट है ये बहुत फार राइट गवर्नमेंट है, और ये बार बार कहती है कि ग्रेटर इजराइल बनाने की, यानी फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालो, उनको ध्वस्त करो वहां पे। और फिर उसके अलावा ये भी है, वो वेस्ट बैंक के भी बात करते हैं कि वहां पे भी और लगातार वहां पे सेटलमेंट भी बढ़ रहे हैं। और यही नहीं बल्कि कई 100 लोग वेस्ट बैंक में भी मारे जा चुके हैं जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज है। वहां पे दोनों तरफ से इजरायली सेना भी उनके ऊपर अटैक करती है और सेटलर्स भी जिनके पास काफी वेपन है वो भी उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं, जिसमें काफी लोग मरते हैं। इन हालात के बीच में
एक और बड़ी समस्या है जिसका मैं बार-बार जिक्र करता हूँ कि प्रो अरब गवर्नमेंट्स भी बड़ी कमजोर पोजीशन में नजर आती है। इसी वो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक उनका स्टैंड ऐसे ही रहेगा इजराइल के पक्ष में, खासतौर से जॉर्डन और इजिप्ट का, क्योंकि दोनों देशों में बहुत आक्रोश है। बाकी देशों में इतना नजर नहीं आता, मगर इन दो देशों में लगता है कि बहुत आक्रोश, इंटरनल क्राइसिस इन दोनों देशों में भी खड़ी हो सकती है। अमेरिका ने इससे पहले भी मैंने कई बार बताया कि वियतनाम में लंबी लड़ाई लड़ी, कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ के भागना पड़ा। अफगानिस्तान में 22 साल तक लड़ते रहे तालिबान से, बाद में तालिबान को सत्ता हासिल करके उनको भी वहां से भी भागना पड़ा। इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिरा दी और इराक को ध्वस्त कर दिया, जिसे कहना चाहिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर बड़े शहरों में भी, और मगर ये कि वहां पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। फिर उसके अलावा हम देख रहे हैं लीबिया में भी गद्दाफी को मारा गया, मगर वहां पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं, सिविल वॉर चल रही है। सूडान के भी हालात अच्छे नजर नहीं आते। सोमालिया में भी यही, अभी तक अमन शांति नहीं पूरी तरीके से बन चुकी है। और फिर यही नहीं, उधर चैड, नाइजर, माली, उसमें भी आफत है बहुत ज्यादा, और बहुत सी जगह पे कू हो गया है। जो फ्रेंच कॉलोनियल पावर, इस एरिया में फ्रांस का रूल होता था, कॉलोनियल पावर थे, उनके खिलाफ बहुत बातें हो रही हैं। यही नहीं बल्कि उनकी आर्मी को भी एक्सपेल कर दिया उन लोगों ने, और उनके रिश्ते फ्रांस से भी करते हुए न। ये वो एरियाज हैं जहाँ तेल और गैस और यूरेनियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जो जिसका कि मेजर बेनिफिशियरी जो था अब तक वो था फ्रांस था। तो हर तरफ तो इनके वो। दूसरी बात ये भी है कि जंग के माध्यम से आजकल आप अपने मसलों को हल नहीं कर सकते, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बात तय हो चुकी है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत अच्छी एडवाइस प्रेसिडेंट पुतिन को दी थी कि युद्ध का काल समाप्त हो गया, मगर यह है कि बड़ी ताकतों चीजों पर विश्वास नहीं कर, वो अभी भी अपने वर्चस्व को, और अमेरिकन पावर का भी डिक्लाइन लगातार सिस्टमेटिक हो रहा है। इस पर अभी और बात करेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको प्रोग्राम को देखा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।